सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। साथियों, एक मॉडल पेपर है मेरे पास में। ये मॉडल पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दूसरी चीज आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि मॉडल पेपर इतना मस्त है कि आपको मजा आ जाए। ये मॉडल पेपर जो है वो आने में ये मान के सकते हैं कि क्वेश्चन का जो पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको उस पैटर्न की थोड़ी सी महक दिखाई जरूर देगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आपको अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर सीरीज बहुत मस्त है साथियों। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छे माने जाएंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। एब्सोल्यूट एल्कोहल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एल्कोहल नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो एल्कोहल होता है वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एब्सोल्यूट एल्कोहल जो होता है इट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉपिक वाला आंसर हमें ढूंढना पड़ेगा। ये एजियोट्रॉपिक वाला आंसर जो है वो ये हमें यहाँ पर डी दिखाई दे रहा है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड विद वाटर। पानी के साथ में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेता है। तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन के साथ में जाना पड़ेगा। वैसे भी आपको बता देते हैं 100% प्योर एल्कोहल जो होता है वो एब्सोल्यूट एल्कोहल होता है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये हम लोग जो है सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको नहीं सेपरेट कर पाते हैं, क्योंकि 95.5 यानी लगभग 96% के पास इथाइल अल्कोहल, लगभग 4 साढ़े 4 के आसपास मान लीजिए। अगर 96 माना है तो फिर 4 मान लीजिए, और 95 माना है तो फिर आप लोग जो है 4.5 मान लीजिए। ये जो है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर वाटर के साथ में बना लेता है, जो लगभग बॉइलिंग पॉइंट अगर हम काउंट करेंगे तो 78 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ में चले जाइए। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर एरोमेटिक। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, मैंने भी पेपर में दिया है। देखो ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन ये जो सी ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन एरोमेटिक में नहीं आता है। ये बात आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको मिल रहा है सेकंड में सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। चल लेते हैं इसी सीरीज में आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। मेरे अनुसार तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप जरूर लिख लें, ठीक है ना। चलिए इसके आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, करेक्ट ऑप्शन ढूंढा है, क्या पूछा था? OIC गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। ये एक जाइए। विच आर एरोमेटिक पूछे हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक पूछे, तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया ना। ये हमारा नॉन नॉन एरोमेटिक हो गया, तो ऑप्शन ABD हो जाएगा। यानी ABD का मतलब फिर ऑप्शन हमारा ये होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। ये नॉन एरोमेटिक है, बाकी सब एरोमेटिक है, हमने नॉन एरोमेटिक ढूंढ दिया था, सॉरी फॉर दैट। ये एरोमेटिक है, ये वाला भी आपका एरोमेटिक है, ये वाला भी आपका एरोमेटिक है, ठीक है। और ये हो गया नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। ये एरोमेटिक और ये नॉन एरोमेटिक। ये क्वेश्चन देखिए जल्दीबाजी में पढ़ने में मैंने नॉन एरोमेटिक पढ़ ली, मैं पढ़ा एरोमेटिक लेकिन दिमाग नॉन एरोमेटिक पर चला गया। अलग जो एग्जाम्पल दिखा उसी पे टिक कर दिया। विच वन इज द इलेक्ट्रोफाइल। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर ये जितने भी हैं, ये CH3 है, ये आपका AlCl3 है, ये CH2 है, ये जितने भी मुझे दिखाई दे रहे हैं ये सभी इलेक्ट्रोफाइल मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ में चला जाऊंगा। ये सभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के साथ में मुझे जाना पड़ेगा। सेलेक्ट द पॉजिटिव आयन विच comes under the purview of the Bronsted acid but not considered as Lewis acid। Bronsted acid की तरह तो कंसीडर किया जाता है, लेकिन लुइस एसिड की तरह कंसीडर नहीं किया जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, ब्रॉन्स्टेड एसिड है लेकिन लुइस एसिड नहीं है।
तो अब ब्रोंस्टेड एसिड का मतलब हुआ जो H पॉजिटिव दे दे तो H तो यही दे सकता है, लेकिन लुईस एसिड नहीं हो सकता है। कारण ये कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज नहीं है, इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। and the order of ease of leaving group, but again very very important, अच्छा क्वेश्चन ये भी माना जाता है। फिफ्थ वाले को अगर हम लोग देखते हैं तो लीविंग ग्रुप का ऑर्डर कौन सा है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो आपको ऑप्शन ये दिख रहा है, ये CF3 दिख रहा है, ये CF3, अगर मैं यहाँ पर CF3 लगा देता हूं तो आप पता है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ये सब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन जब खींचेंगे तो इसका मतलब है कि सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप यही बनेगा। और उसके बाद जब आप चलोगे तो फिर ये मिथाइल और फिर केवल डायरेक्ट ये सपोर्टिंग है, ये भी ये थोड़ा कम है, यानी ये एसिटाइल ग्रुप है, और एसिटाइल ग्रुप के अंदर भी पुलिंग प्रॉपर्टी होती है ज्यादा, तो इसका मतलब सेकंड वाला बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा। तो आंसर जो हमारा आएगा वो आंसर हमारा ये वाला आएगा, ये वाला आंसर आएगा, है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छा। तो साथियों, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं और अगर आपको इन क्वेश्चंस में जरा भी इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है तो फिर आप बेफिक्री के साथ में हमारे साथ जुड़ जाइए एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। हम आपको और बेटर क्वेश्चंस लगातार दे रहे हैं और अपने अजीब अलग ढंग से दे रहे हैं, ये बात भी आप जान लीजिए। It was found from the chemical analysis of a gas that its one carbon atom is linked to two hydrogen atom। एक कार्बन एटम दूसरे अदर कार्बन एटम से लिंक कर रहा है। इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको, इस क्वेश्चन को समझ करके ही आप कर पाएंगे, अन्यथा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। अब आप एक काम ये कर सकते हैं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसको करना कैसे, तो देखो मैं थोड़ा सा यहां पर पहुंच रहा हूं, पेन ले लेता हूं, 1 मिनट रुक जाइए जी, अब सही है। इट वॉज फाउंड दैट द केमिकल एनालिसिस ऑफ ए गैस दैट इट्स वन कार्बन एटम इज लिंक टू टू हाइड्रोजन, एक कार्बन एटम दो हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, ये बात तो ठीक है। एट एसटीपी इट्स डेंसिटी दे रखी है आपकी 1.25 ग्राम पर लीटर। द फार्मूला ऑफ गैस वॉज फाउंड टू बी, एक फार्मूला ऑफ द गैस वुड बी, क्या होगा फार्मूला। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब आपको यहाँ वैसे तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि अगर आप मोलर मास यानी कि 1.25 ग्राम है, तो अगर यहाँ पर CH2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो इसके हिसाब से एक कार्बन एटम है और दो हाइड्रोजन एक कार्बन एटम है और दो हाइड्रोजन एटम, जैसा कि हमने ऊपर फार्मूले में दिखाया हुआ है। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फार्मूला हुआ वो आपका यहाँ पर CH2 देख रहा है। अब डेंसिटी कितनी है, 1.25 ग्राम पर लीटर है। तो अब आपको पता होना चाहिए मोलर मास इज इक्वल टू होता है, आप ध्यान दीजिए, एक अगर मान लो एक मोल कोई भी गैस है तो मोलर मास के इज इक्वल टू 22.4 लीटर इंटू डेंसिटी 1.25 हो जाएगी। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मैं जरा अपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई के ले रहा हूं, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेता हूं इसको, ध्यान दीजिएगा कितना है, 1 कहाँ चला गया, पेन हिल गया क्या जी, 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.25, ये 28 आ गया। यानी कि 28 अगर मॉलिक्यूलर मास आ रहा है तो इसका मतलब इसका दुगना, ये 12 2 14 28, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर बी आ जा रहा है। समझ गया मेरी बात। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, समझना पड़ेगा आपको। मॉलिक्यूलर वेट आपने निकाल लिया, तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो उसके लीटर वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी होता है। उस तरीके से आप निकाल लीजिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी, तो ये आपका मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सिंपल, इसी मेथड पे मैंने कैलकुलेशन की है। चलिए आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं, एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू सिस ब्यूटी। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो ये मान के चलिएगा कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ब्रोमीन को ऐड करेंगे सिस ब्यूटीन में तो आपका रेसमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या मिलता है, रेसमिक मिक्सचर मिलता है। तो रेसमिक मिक्सचर आप टिक लगाएंगे और रेसमिक मिक्सचर का ऑप्शन आपको यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है।
अगर आप इसके रिएक्शन को भी समझना चाहेंगे और रिएक्शन को आप ध्यान देना चाहेंगे तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। चलिए मैं देख लेता हूं, यहाँ पर जगह बना लेता हूं थोड़ी सी और आपको रिएक्शन का अंदाज भी थोड़ा सा यहाँ दे रहा हूं। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सी और क्या है, यहाँ सिस ब्यूटीन है ना, तो ये आपका CH2 कर दो और C डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पर CH कर दो, फिर यहाँ पर आपका CH2 कर CH3 कर दो, सॉरी यहाँ पर भी CH3 ही रहेगा। अब आपने इसकी ब्रोमीन से करानी रिएक्शन, तो ब्रोमीन से जब रिएक्शन कराओगे तो एक बार Br यहाँ जोड़ोगे, एक बार यहाँ पर जोड़ोगे, दोनों जगह Br जोड़ोगे ना। लेकिन जब Br आप जोड़ोगे तो एक बार H इधर Br इधर जोड़ देना, ऊपर CH3, एक बार यहाँ पर Br जोड़ देना, यहाँ पर H और एक बार CH3 यहाँ पर। तो ये प्रोडक्ट मिलता है, ये एक्चुअली में रेसमिक मिक्सचर माना जाता है। तो मैं तो कहूंगा कि आप जवाब सी वाले पर लगा लीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़िए इसको। ये क्वेश्चन भी पीजीटी में खूब आया हुआ है, बहुत बार आया है कि ये वाला जो कंपाउंड है इस अगर रिएक्शन करेगा इससे तो फिर आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो गैस बनेगी उस गैस को पूछा गया कि विच गैस इज ऑब्टेन्ड, कौन सी गैस यहाँ पर मिलेगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो गैस यहाँ पर मिल रही उसका नाम आपको बताना है। तो Cu2Cl2 की प्रेजेंस में अगर दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर दिए गए तो फिर यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, यानी कि ब्यूट वाला कंपाउंड हो गया, एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और एक रिएक्शन चली जाएगी ट्रिपल बॉन्ड में, तो 1 ब्यूटीन 3 आइन क्लोरोप्रीन प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोप्रीन प्राप्त होता है। रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिएक्शन हम आपको बताएंगे, यहाँ पर जो पहला प्रोडक्ट मिलेगा वो CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड आपका CH, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए, समझ में आ गई बात, 4 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 2 3 4 2 2 4, ठीक, बिल्कुल बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कंपाउंड जो आपको मिला हुआ है इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो कंपाउंड मिला इसकी रिएक्शन फिर दोबारा जब HCl से आप कराओगे तो फिर दिक्कत है। अब इसमें कैसे कराओगे रिएक्शन, तो अब यहाँ पर HCl दोनों जोड़ने हैं, तो इसका मतलब है कि हम कहाँ पर जोड़ें। अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि हैलोजन एटम उस कार्बन को ज्वाइन करेगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। तो इसका मतलब अगली स्टेप में Y जो बनेगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ पर आपका CH2 कर देते हैं हम लोग। भाई यहाँ पर यही तो फर्क पड़ने वाला है और तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर CH और यहाँ पर आपका C से Cl जोड़ देते हैं, सॉरी यहाँ पर हम लोग C से Cl जोड़ देते हैं और आगे डबल बॉन्ड यहाँ पर आपका CH2 कर देते हैं, सिंपल सा एडिशन हो जाए, इसके बगल वाले में जुड़ता है। तो जो Y प्रोडक्ट है तो ये क्या हुआ, नंबरिंग करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, 2 पर क्लोरो आ जाता है, ठीक है, और 1 2 3 नहीं भाई, यानी कि आंसर जो है वो ये वाला ब्यूट 1 इन और 3 आइन वाला ऑप्शन नहीं सही लग रहा है मुझे। यहाँ पर 1,3 ब्यूटाडाइन 2 क्लोरो 1 ब्यूटाइन, ये भी ऑप्शन गड़बड़ कर रहा है। जरा 8 वाले का ऑप्शन आप लोग चेक करिए कि आखिरकार 8 वाला जवाब क्या दे रहा है, मुझे तो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, यानी कि पूछा कि कम X एंड Y, ओ हो दोनों पूछे हुए हैं। तो ये तो हो गया 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4, ये ब्यूट 1 इन हो गया, चलो ठीक, ब्यूट 1 आइन हो गया, 1 2 3 आइन, ठीक, 1 ब्यूट 1 इन है, देखो यहाँ पर मिलाओ ऑप्शन मिल जाएगा आपको। अगर मैं नंबरिंग इस काले पेन से कर दूं 1 2 3 4, यानी 1 ब्यूटीन हो गया और 3 पर आइन, तो इतना नाम हमारा एक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। दूसरा वाला 1 2 3 4 क्लोरोप्रीन हो गया, बिल्कुल सही है, 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन आइसोप्रीन, जो नियोप्रीन है उसकी मोनोमर मानी जाती है, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए ऑप्शन हमारा बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथी। तो हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन कहता कुछ और है, समझ में कुछ और आता है। इस कंपाउंड को देखते हैं, 9th वाले क्वेश्चन को अगर आप देख पा रहे हैं तो 9th वाला क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त है। 1 डिग्री का ब्रोमाइड आपने लिया हुआ, कैसा लिया है, 1 डिग्री का ब्रोमाइड लिया है, तो 1 डिग्री के ब्रोमाइड पर आपने अल्कोहलिक कोएच डाल दिया तो कंपाउंड ये मिला, तो इसका मतलब है कि 1 डिग्री ये वाला रहा होगा, यहाँ पर CH3 ये अच्छा पूछा है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी CH2 और यहाँ पर आपका Br, ये 1 ब्रोमो हो गया, 1
ये आपका पोजीशन भी है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी हम यहाँ पर दिखा पा रहे हैं। तो मतलब ये हो गया कि पोजीशन अगर बी आर को लाओगे तो यहाँ पर भी ला सकते हो। इसका मतलब मेरे हिसाब से तो पोजीशन आइसोमेरिज्म आपको दिखाई दे रही, तो यहाँ पर मैं पोजीशन को टिक करूंगा। लेकिन इन्होंने प्रोडक्ट आपका ये बना दिया है, और ये एच बी आर तो पूछा है ए और बी। अब इसको फिर एच बी आर से कराओगे तो फिर इसका मतलब ये कंपाउंड आपका ये है, ये बना, और यहाँ पर जब दोबारा कराओगे एच बी आर से तो बी आर फिर यहाँ जुड़ेगा, मतलब सी एच थ्री हो गया, सी एच हो गया, यहाँ पर बी आर हो गया और यहाँ सी एच थ्री। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म अब कंफर्म हो जाता है कि बी आर की जो पोजीशन है वो बदल रही है। तो बी आर की पोजीशन बदल रही है तो मतलब ये हो गया कि भैया पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जा रही है ना। क्वेश्चन बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप लगातार हमारे टच में रह करके कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइक्लिक ईथर। इसमें से साइक्लिक ईथर है कौन सा? तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देख रहे हैं, ये तो हमारे पास में टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जिसे हम लोग THF के नाम से जानते हैं, यही हमारा एक कैसा ईथर है, ये हमारा साइक्लिक ईथर में गिना जाता है। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, 11th वाला है। ये आपको विच हाइड्रेट विल बी मोर स्टेबल, कौन सा हाइड्रेट इसमें बहुत ज्यादा स्टेबल होगा? तो मैं आपको बताने की कोशिश ये करूंगा। ये हो गया आपका हाइड्रेट वाटर है, यहाँ पर CH2 ना, ये CH2OH तो कभी दो स्टेबल होंगे नहीं, ऑप्शन 1 2 दिया हुआ है। अच्छा, इसमें हमें ऑप्शन और भी देखने पड़ेंगे तभी हम लोग आपको आंसर डिस्कशन कर पाएंगे। विच हाइड्रेट विल बी मोर स्टेबल, 1 और 2। अच्छा, आगे क्या दिया है, आगे ऑप्शन चेक कर लें 11वें का, तब आगे बढ़ें। 1 है या 2 है इक्वल स्टेबल? अच्छा, इन्हीं दो में से एक ऑप्शन हमें बताना है। ठीक, तो देखो ये हमारा है CH3CHO का, ये CH3CHO मान लीजिए, ये इसका हाइड्रेट माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में भी ये काउंट होता है। तो साथियों, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि देखो ये है CH3, जरा ध्यान दे लेते हैं, ये है CH3CH और यहाँ हमने 2 OH ऐसे लगाए, फिर वाटर लगाया। यहाँ पर देखते हैं क्या है, ये CH2 है और यहाँ पर हमने लिया CH2 और ये ऑप्शन आपको ऐसे दिया। अब आपको समझना है कि आखिरकार जो हाइड्रेट, विच हाइड्रेट विल बी मोर स्टेबल। तो अगर मैं आपसे कहूं एसिटल्डिहाइड का अगर हाइड्रेट आप मानते हो तो एसिटल्डिहाइड का हाइड्रेट ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, 11 के ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वाला, यानी कि 11 के ऑप्शन में ये फर्स्ट वाला ही एसिटल्डिहाइड का हाइड्रेट है, वही ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो 11th वाले में हाइड्रेट एसिटल्डिहाइड का जो है वो स्टेबल ज्यादा, लेकिन एसिटल्डिहाइड का जब हाइड्रेट बनता है तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये देखना है कि जो एसिटल्डिहाइड है वो ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो एसिटल्डिहाइड का था, एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं इस पर। ये एसिटल्डिहाइड का है, ये एसिटल्डिहाइड का है, इसको ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप सपोर्ट करेगा तो ज्यादा स्टेबल लगना तो चाहिए था, लेकिन ज्यादा स्टेबल है नहीं। यानी कि दूसरा कंपाउंड अगर आप देखोगे तो कार्बोनाइल ग्रुप की स्टेबिलिटी जितना एल्काइल ग्रुप बढ़ता चला जाएगा उतना ही घटती चली जाएगी। यानी आंसर फिर इस हिसाब से तो कौन सा, फर्स्ट ही बिल्कुल राइट होगा। बिल्कुल ठीक किया इन्होंने। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट दिया था, दोनों एसिटल्डिहाइड जैसे लगे लेकिन दोनों एसिटल्डिहाइड नहीं थे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए इसके बाद चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चल लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रुप एमाइड फॉलोइंग रिएक्शन, तो आपको पता हाफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन जैसी हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन कहलाती है। द एलिमिनेशन, CO को हटाना, इसे हाफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये भी आता है साथी। तो चलिए मैं एक एक क्वेश्चन से बात कर लेता हूं आपसे, और दूसरी बात आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इन क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड है और आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन करना चाहिए, देखिए PGT एग्जामिनेशन निकालने के लिए आपको पेशेंस के साथ साथ क्वेश्चन गलत ना होने पाए इस पर ज्यादा भरोसा करना है, ना कि आपको अलग से कुछ करना है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। ये कंपाउंड आपको दिया हुआ, इस कंपाउंड में ये सबसे पहले बनेगा X, और X की जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये नहीं पूछा क्या कि द कंपाउंड X ही पूछा, तो इसके आगे हमें कुछ करना नहीं है। फिलहाल 13 वाले कंपाउंड पे अगर मैं चलता हूं तो 13 वाले का हमें बेंजल क्लोराइड ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, इसको हम लोग बेंजल क्लोराइड के नाम से बोलते हैं।
जानते भी बेंजल क्लोराइड के नाम से भी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 13 का ऑप्शन हमारा ये वाला राइट जाएगा। तो 13 वाले ऑप्शन को आप बहुत गंभीरता से एक बार ऐसे भी एक बार कंपाउंड भी जान लीजिए, ये है बेंजल और ये है बेंजाइल क्लोराइड, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये है बेंजो ट्राइक्लोराइड, यानी इस क्वेश्चन को भी देखेंगे आप तो CCl3 ये बेंजो ट्राइक्लोराइड है, तो यानी इस ए ऑप्शन पर आप चले जाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 पर चले आते हैं। 14th क्या कह रहा है वो भी समझते हैं। 14 फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L, for a given value of L, a single line in the normal spectrum will appear as line if the magnetic field is applied। तो देखो फॉर ए सिंगल वैल्यू के लिए m इज इक्वल टू 2l+1 हो जाता है, यानी 14 वाले को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल राइट टिक भी किया हुआ है पहले से किसी ने, बिल्कुल सही है। the above configuration is not correct as it violates, ये किसको वायलेट कर रहा है? ये भाई साहब देखो पाउली को वायलेट कर रहा है, ठीक है। और पाउली के अकॉर्डिंग किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकते हैं, ये बात आप जानिए। तो ये वायलेट को मतलब जो है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज और देखते हैं, पाउली को नहीं कर पाया इसने, और हुन्स में क्या होता है, पहले हम लोग इसको भरेंगे लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर, तो फिलहाल लेकिन भरे तो दोनों ही हैं। अब हुन्स रूल अगर नहीं करता तो यहाँ पर बोथ ए भी किसी ने लगा रखा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ओनली पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही इसके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि बाकी रूल ये फॉलो कर रहा है। चलिए फार्मूला इसका क्या है, इवेल्युएट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो Z-S कर देते हैं, स्लेटर्स कांस्टेंट को घटा दिया जाता है, पता होना चाहिए आपको, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। स्लेटर्स मतलब शील्डिंग कांस्टेंट, स्लेटर्स कांस्टेंट को घटा देते हैं तभी आंसर हमारा आ जाता है। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा। 17वें क्वेश्चन पर चल लेते हैं। देखो 17वां क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट भी लगेगा, और ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी के एग्जामिनेशन में और जीआईसी वाले एग्जामिनेशन में भी आने की संभावना बनती है, क्योंकि क्वेश्चन में हालांकि कुछ है नहीं। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इसमें परसेंटेज आयनिक करैक्टर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और परसेंटेज आयनिक करैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा धैर्य रख करके आप सॉल्व करें, क्योंकि लेंथ ऑफ कैलकुलेशन इसकी बहुत ज्यादा चली जाती है। परसेंटेज आयनिक करैक्टर का फार्मूला पता है, म्यू इज इक्वल टू परसेंटेज आयनिक करैक्टर इज इक्वल टू मी ऑब्जर्व्ड हो जाता है, परसेंटेज आयनिक करैक्टर इज इक्वल टू मी ऑब्जर्व्ड हो जाता है, अपॉन में म्यू आपका कैलकुलेटेड, और परसेंटेज है तो भैया 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। द डाइपोल मोमेंट जो HBr का दिया है ये आपका ऑब्जर्व्ड है, यानी कि यहाँ पर आप रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻30 गुणे 100 हो जाता है, बटे में अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटर आयनिक डिस्टेंस दे रखी 1 एंगस्ट्रॉम, अब 1 एंगस्ट्रॉम इंटर आयनिक डिस्टेंस दे रखी, तो कैलकुलेट कर लीजिए 1 इंटू 10⁻10 हो गया। तो म्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 10⁻10 हो जाता है, तो ये 10⁻⁻29 बन जाएगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻29 कर दीजिए, ये ऊपर गया तो ये कट गया, माइनस का 1 बचा, ये से ये उड़ा दो माइनस, यानी 10 बचा। तो यानी कि रेंज जो आई है वो हमारी वो केवल 10 आई है। तो यहाँ पर ऑप्शन 17 का जो आएगा वो हमारा 10% आएगा, केवल मात्र 10% आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है साथियों, और मैं कहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को जरूर करिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको गंभीरता से भी करिए, क्योंकि आंसर बिल्कुल अप टू द मार्क है। रिएक्शन दे रखी है 18 में कि N2+3H2, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हमें समझना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारे पास में ये है, N2+3H2 दे रखा है, अब वैल्यू Kc की निकालनी है, Kp की वैल्यू ये दे रखी, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई करिए, Kp इज इक्वल टू हो जाता है Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा N हो जाता है। डेल्टा N एक्चुअल में माइनस का 2 आएगा, यहाँ पर माइनस का 2 आप निकाल ही लेंगे, क्योंकि रिएक्शन आपको दे रखी है N2+3H2 रिवर्सिबल 2NH3, ये बहुत ही जबरदस्त। तो इसका मतलब है Kc की वैल्यू ये हो गई, और Kp की वैल्यू जो है वो आपकी ये 8 हो गया,
ये हो गया 0.8, तो इसमें और ऑप्शन लगा लें, देख बस बस हो गया। टेम्परेचर दिया है केल्विन डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पर एक तो टेम्परेचर को केल्विन में यानी कि 273 जोड़ दो तो 773 केल्विन आ जाएगा। एक तो ये ध्यान दीजिए आप। तो मेरे हिसाब से जो आंसर यहाँ पर 18वें वाले का जो सेट होगा वो एक तो ये वैल्यू 0.082773 की पावर यहाँ पर माइनस की 2 जाएगी, यानी कि ये हो गया आपका ये वाला और ये वाला, -2 जाएगी पावर मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 - 4 बराबर -2, यानी आंसर नंबर ये सी वाला यहाँ पर सेट हो जा रहा है। तो बहुत ही जबरदस्त 1.8 ठीक 0.082 इंटू 7 - 2 बिल्कुल सही ऑप्शन सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा जाएगा, -2 पावर जाएगा, जबकि ए ऑप्शन में सही लग रहा था, लेकिन वहां पर आपकी जो वैल्यू थी वो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी देख लेते हैं रिएक्शन क्या दे रखी थी, एक बार ये भी नजर डालने की, उल्टी रिएक्शन दी हो तो और समस्या होगी। हाँ 2 - 4 ठीक बिल्कुल सही है। तो 2 - 4 का मतलब हो गया कि आपका ऑप्शन यही सी वाला सही है। ठीक है, अब 19th वाले क्वेश्चन पर चले आते हैं। 19th वाला कह रहा है फॉर एवरी 10, जब आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 10 to 100, यानी 10 गुना हमने बढ़ा दिया। तो अगर हमने टेम्परेचर 10 गुना बढ़ा दिया भाई साहब, तो रिएक्शन का रेट कितना गुना हो जाएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। 19वें क्वेश्चन पर अगर हम थोड़ी सी भी गंभीरता दिखाते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि कितने गुना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो अब आप देखिए सबसे पहले करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को करने का तरीका पता होना चाहिए। अब अगर आप जानते हो कि हर 10 डिग्री पर रिएक्शन का रेट जो है वो कितना हो जाता है, रिएक्शन का रेट 2 गुना हो जाता है, डबल हो जाता है रिएक्शन का रेट, इतना आपको पता होना चाहिए। तो यानी अगर हम आपसे बात करें कि जो रेट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो यानी कि 2 की पावर हमें लेनी पड़ेगी 100। अब यहाँ पे 100 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 100 ये दिया हुआ ना, 100 दिया हुआ है, यानी कि अब हमें करना पड़ेगा ये 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, रुक जाओ वेरिएशन है ना, 10 अपॉन 10 हो गया, माइनस का 100 अपॉन 10 हो गया, यानी 10 दशामन 100, यहाँ 1 हो गया, यानी कि यही घटाना पड़ेगा हमें। सिंपल सी बात है कि 10 में से 1 उल्टा लिख दिया मैंने फिलहाल। आप ये जानिएगा कि हम लोग जब टेम्परेचर का वेरिएशन लेते हैं तो टेम्परेचर के वेरिएशन में 100 अपॉन 10 माइनस 10 अपॉन 10, यानी कि ये 1 हो गया, ये आपका 10 हो गया, यानी 9 बचा। इसकी पावर हमें 9 डालनी पड़ेगी। तो 9 पावर जब हम डालेंगे तो आएगा कितना, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, अभी पता लग जाए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, बिल्कुल सही। तो यानी आंसर जो हमारा आ रहा है यहाँ पर भाई साहब 512 गुना आ रहा है। बी ऑप्शन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर आप गंभीरता से सोचिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो समय को बचाना है। आपको ट्रिक मैं बताए दे रहा हूं, जो टेम्परेचर वेरिएशन है उसका रेशियो निकाल लीजिएगा और उसको 2 की पावर में डाल दीजिएगा, आप आंसर आसानी से निकाल लेंगे, नहीं तो फिर परेशान रहेंगे आप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है द इन प्योर वाटर आयनिक प्रोडक्ट, भाई प्योर वाटर है, प्योर वाटर में अगर आयनिक प्रोडक्ट देखेंगे तो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन से जाएगा, और आयनिक प्रोडक्ट में जो आयनाइजेशन है वो बहुत कम रहता है, तो आयनाइजेशन की पावर जो है बहुत डाउन जानी चाहिए। तो इसके हिसाब से फिर आपका H और OH, लेकिन अगर वाटर एसिडिक मीडियम में थोड़ा सा भी, प्योर वाटर है आयनिक प्रोडक्ट का, अगर एसिडिक H पॉजिटिव आयन मिले हैं तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये प्लस साइन दिया, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। आयनिक प्रोडक्ट वाटर का अगर होता तो H पॉजिटिव आयन इंटू OH नेगेटिव आयन होता, जो ये हो रहा है, यहाँ पर डी ऑप्शन जा रहा है। लेकिन यहाँ पावर 1 दे रखी तो ये भी संभव नहीं है, और ये भी संभव नहीं है, और यहाँ पर प्लस दिया है तो ये भी संभव नहीं। तो इसका मतलब फिर ऑप्शन हमारा यही मानना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर
वाटर न्यूट्रल है तो H पॉजिटिव आयन का नंबर बराबर हो जाता है OH नेगेटिव आयन के, और H पॉजिटिव आयन वाटर से दोबारा कंबाइन कर लेते हैं तो H3O पॉजिटिव। तब हमें आंसर, अगर OH और H दिया होता तो हम आंसर वही मानते, लेकिन आंसर हमारा वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो ऑप्शन एक्यूरेसी में नहीं आ रहा है। तो 20 वाले क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट लगाइए और ए वाले ऑप्शन को ठीक कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद चले आते हैं हम लोग, इन प्रेजेंस ऑफ Na2CO3 द सॉल्बिलिटी ऑफ सिल्वर कार्बोनेट इन टर्म्स ऑफ। तो देखो 21 वाले क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे ढंग से समझना है। इन द प्रेजेंस ऑफ Na2CO3, अगर हम लोग Na2CO3 हमारे पास में है और तोड़ा हमने तो 2Na प्लस बना और यहाँ पर CO3 माइनस माइनस बना। ठीक है, द सॉल्बिलिटी ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, ठीक है, इज एक्सप्रेस्ड। तो सिल्वर कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ NO2 सिल्वर कार्बोनेट यानी कि Ag2CO3 को आयनाइज करते हैं तो 2Ag पॉजिटिव बनेगा और CO3 डाई नेगेटिव बनेगा। ये आप जानिए अच्छे ढंग से। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर मुझे ये करना पड़ रहा है 2Ag का मतलब हो गया आपका लेना पड़ेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर लेना पड़ रहा है मुझे Na ये हो गया और ये Ag हो गया, बराबर हो गया, ये रिवर्स कर जाएगी रिएक्शन, सॉल्बिलिटी घट जाएगी, घटेगी। वैसे आना तो कायदे में चाहिए 2s की पावर 2 इंटू s आना चाहिए, लेकिन ये जो Na2CO3 कॉमन आयन है और कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। तो बैकवर्ड जाने का मतलब हुआ कि हमें इसकी कंसंट्रेशन घटती हुई देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ये करें कि अगर हम इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 2Ag की 2s पावर हम लगा ही देते हैं, लेकिन Na में भी 2s आ रहा है, 2s आ रहा है, और यहाँ पर भी तो Na उसको कंट्रोल कितना कर रहा है ये भी देखना पड़ेगा ना। तो अब सिंपल सी बात हम ये करें कि 2, एक बार दोबारा करें, रुक जाइए, इसे मिटा लेते हैं, एक सिंगल लाइन में करना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा क्या करें। थोड़ा सा समय दीजिए, 1 मिनट का समय दीजिए, पूरा क्वेश्चन कायदे से करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हम लोग Na2CO3 ले लेते हैं, यहाँ लिया हमने Na2CO3, इसको आयनाइज कर लेते हैं और आयनाइज करने के बाद 2Na प्लस और CO3 माइनस बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं कि इन्होंने यहाँ पर 2 लिया है, ये 2 ले लिया और M मान लेते हैं और यहाँ पर आपका केवल M हो जाता है, इतना मानिए। आप कुछ और भी मान सकते हो, X, Y, Z भी, हम क्योंकि X दोबारा लेंगे ना इसलिए यहाँ रोक दिया। अब अगर हम Ag2CrO4 को तोड़ें, Ag2CrO3 को तोड़ते हैं तो बनता है 2Ag पॉजिटिव और CrO3 माइनस माइनस। तो यहाँ पर हम 2s का स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ पर s ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, 2s लेंगे और यहाँ पर, अब यहाँ पर कार्बोनेट आयन बढ़ चुके हैं क्योंकि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये प्लस हमें s करना पड़ेगा या प्लस m कर लेते हैं। चलिए, ये हमारे कार्बोनेट डबल हो गए ना, बढ़ गए। अब क्या करना है, तो इसका मतलब Ag पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 2s के बराबर है, तभी तो हमने स्क्वायर किया हुआ है। तो s की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी, Ag की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी, यही तो रखेंगे। तो Ag की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2, ये ध्यान, इसीलिए हमने आपको, समझ गया ना, और कोई बात नहीं थी, क्योंकि दोनों हम एक साथ ले नहीं सकते थे। अब आया है pH ऑफ 0.2 फ्लोर F फॉर्मेलिटी HClO4 इज, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर हम HClO4 को तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव आयन कितने मिलेंगे आपके, 0.2 मिलेंगे, और HClO4 को भी अगर हम लोग तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव आयन 0.2 ही मिलेंगे। और दूसरी चीज आपको और भी बताएंगे यहाँ पर कि कंपाउंड में निकालना पड़ेगा, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻1 हो गया, log 2 हो गया, तो 1 माइनस log 2, और 1 माइनस log 2 का मतलब हुआ कि लगभग 0.7 के आसपास, वही 0.69 आती है, 0.6999 समथिंग आती है, वही सेम वैल्यू यहाँ पर भी आ रही है। तो चाहे 0.69 0.699 दे रखी हो या 0.7 के आसपास दे रखी हो, एक ही बात है, दोनों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए इसके बाद कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को आपको प्रिडिक्ट करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसको आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे समझिए। ये क्रोमियम दिया है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पर आपने क्लोरीन बना दिया है। तो अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है फिर आपने यहाँ पर क्लोरीन कितना रहा होगा यही समझना है। तो यहाँ पर 6 हो गया, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर 6Cl अगर नेगेटिव ले लेते हैं तभी यहाँ 6 आएगा।
तो सिंपल सी बात हमारे लिए ये आती है कि यहाँ पर हम 2Cr ले लें, 2Cr ले लें, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हम इसके ले लें, क्रोमियम के साथ में 6 इलेक्ट्रॉन ले लें और यहाँ क्लोरीन माइनस ले लें, तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा सेट होगा इसमें? तो हमें तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर तो Cr बनेगा ही बनेगा, ये निश्चित है। Cr+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेगा, तो यहाँ दिया है, हाँ ये बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 6Cl 2Cr+3। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, इसको भी करिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एडिंग NH4Cl टू NH4OH द सॉल्यूशन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो अब ये बताओ, अगर आपने NH4Cl, ये बफर सॉल्यूशन बन जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बफर हो जाएगा। और अगर हम देखते हैं तो बफर सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू के ऊपर क्या असर पड़ता है, इस बात का नोटिस आपको करना पड़ेगा। तो 24वें वाले का जवाब अगर आप दे रहे हैं तो वैसे मैं बताऊंगा, अगर आप बफर सॉल्यूशन देखते हैं तो वीक बेसिक सॉल्यूशन है, लेकिन जब NH4Cl डालेंगे तो बेसिक नेचर NH4OH का घट जाता है। यानी कि यहाँ पर कंसेप्ट कॉमन आयन इफेक्ट का लगाना है, कॉमन आयन का लगाना है, कॉमन आयन इफेक्ट का लगाना है, तभी आपका काम चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर हम बी लगाएं, बी वाला हमारे लिए एक्यूरेट आंसर माना जाएगा, क्योंकि अगर NH4Cl NH4, ये आप पहुंचिए फोर्थ ग्रुप की एनालिसिस में, याद करिए फोर्थ ग्रुप की एनालिसिस जब कर, थर्ड ग्रुप की सॉरी थर्ड ग्रुप की जब एनालिसिस करते हैं तो थर्ड ग्रुप की एनालिसिस में आप NH4Cl की प्रेजेंस में ही NH4OH मिलाते हैं, जिससे कि OH आयन का जो प्रेसिपिटेशन है, OH आयन के जो OH आयन है वो कम मिलने पाए, ये इसी वजह से होता है। तो इसका मतलब है OH आयन की कंसंट्रेशन घटाने के लिए ये काम किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गंभीरता से आप इस पर ध्यान दीजिए और समझिए। 25वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 3 स्फीयर्स ऑफ द फर्स्ट लेयर, 3 स्फीयर हमने लिए, 1 2 और ये 3, ये फर्स्ट लेयर में हो गए, ठीक है। सेकंड लेयर इनके को क्रॉस करती हुई जा रही है, तो मतलब एक ये हो गई, एक आपकी ये हो गई और ये आपकी ये हो गई। तो अब आप ध्यान दीजिए कि ये हमारे यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल साइट क्रिएट हो जाती है, ये आप जानते ही, कोई दिक्कत नहीं साथी। तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा महसूस होता है जरूर हमें बताते रहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में सफलता आपको जरूर मिलने पाए। ये क्वेश्चन भी 26वां भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये CSCl है तो इसका बॉडी सेंटर्ड BCC स्ट्रक्चर होता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम BCC स्ट्रक्चर पर टिक कर लेते हैं, कोई फॉर बट की यहाँ पर बात है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं। ये हमने 0.02 मोलर सॉल्यूशन NaCl का लिया, बेरियम क्लोराइड का और शुगर का लिया। रिलेटिव आई की वैल्यू कहाँ जाता, आई की वैल्यू सबसे ज्यादा बी में आएगी, आई की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ आएगी, बी में आएगी, उसके बाद ए में आएगी, उसके बाद सी में, यानी कि यहाँ पर आंसर नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट ऑप्शन चला जा रहा है। सॉलिड एल्कोहल इज अ कोलाइडल, बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन, अलग से छांट करके क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर इन्होंने सॉलिड एल्कोहल लिया, द कोलाइडल सॉल्यूशन सॉलिड एल्कोहल का कैसा होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कोलाइडल सॉल्यूशन में कैल्शियम एसीटेट को अगर ले लेता हूं तो कैल्शियम एसीटेट के साथ जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका कैसा सॉल्यूशन होगा, वो आपका सॉलिड एल्कोहल का सॉल्यूशन बनेगा। क्या अगर मैं मान लेता हूं उसका कैल्शियम, सॉलिड एल्कोहल इज द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट ही होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर CH3CO और यहाँ पर भी CH3CO ले लेता हूं तो इसका मतलब ये हो गया कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। और कह रहा है कि सॉलिड एल्कोहल है तो एल्कोहल हमेशा इसी फॉर्म में यानी कि सॉलिडिफाई करना पड़ता है, तो इसी कंडीशन में किया जाता है। तो कल 28 का हम लोग फिर डी ऑप्शन में जाएंगे। तो 29 का ऑप्शन क्या हमें सॉल्व करके बताएंगे आप लोग। 29 का ऑप्शन अगर आप सॉल्व करके बताते हैं तो फिर मैं ये जानूंगा कि आपने मेहनत भरपूर की है। साथियों यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा कि हम इस चीज पर देखें, ये हैश लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, ये दे रखा है, यहाँ पर -x दिया हुआ है, समझ में आई, और इस पर हमें माइनस, इसको द हीट ऑफ फॉर्मेशन CO की निकालनी है। तो CO का मतलब हुआ कि इस वाली में से ये घटाएं, पहली बात तो ये हमें घटानी पड़ेगी, तो अब इसके नंबर आधे करने पड़ेंगे, तो इसे y/2 करना पड़ेगा, इसमें घटाना पड़ेगा। तो आंसर जो आना चाहिए वो y में से आपको घटाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करो, फिर ऊपर भी करो, तो इसका मतलब y - 2x हो जाएगा,
ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, y माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, यानी ए ऑप्शन हमारा सेट हो रहा है, क्योंकि इसका अपोजिट भाई इसकी वैल्यू निकालनी है CO की, तो इसके निकालने के लिए इक्वेशन क्या आएगी, C प्लस O इज इक्वल टू CO आएगी। अब इसके लिए कैसे निकालें CO, ये उधर भेजना पड़ेगा, उधर भेजने का मतलब ये वैल्यू आपकी प्लस में हो जाएगी, प्लस में, और ये वैल्यू आपको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, जब दोनों कैंसिल आउट करोगे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली प्लस में और ये माइनस में हो जाएगी, और इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दे। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे चले आते हैं। वैन डर वाल इक्वेशन एट, देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये मैंने क्वेश्चन कई बार करवाया, 30 वाला क्वेश्चन ये मैंने कई बार पेपर में भी दिया है अपने, और वैसे भी मैं करवाता रहा हूं, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी होता है, 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए वाला सही जा रहा है, 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी होता है ऑप्शन, ये याद कर लीजिए, मैंने वैन डर वाल में कई बार करवाया है। ठीक है, 31वें वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो 31वें वाला भी बहुत सिंपल है, लॉग एक्स अपॉन एम, आपको पता होगा फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, और फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो लॉग, अगर आपको इक्वेशन पता है तो एक्स अपॉन एम, यहाँ पर लिखिए एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू Kp की पावर 1 अपॉन एन हो जाता है। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं तो लॉग एक्स अपॉन एम, ये आप जानते हैं, लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग सी प्लस 1 अपॉन एन लॉग पी हो जाता है, 1 अपॉन एन लॉग पी हो जाता है। ठीक है, लॉग पी हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स वाली इक्वेशन बन जाती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहलाती है। तो फिर यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए आंसर में क्या लगाना पड़ेगा, तो हमें इसका मतलब है प्लॉट जो हमें करना पड़ेगा वो लॉग एक्स लॉग के अगेंस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लॉग के अगेंस्ट हमें प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन एन इंटरसेप्ट में चला गया, 1 अपॉन एन तो इंटरसेप्ट में, और लॉग के, तो लॉग के रिस्पेक्ट में हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन जो है वो आप हमें करके भेजेंगे, नोट डाउन करिए, 32 का आंसर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, आंसर इसका हमें व्हाट्सएप करेंगे। द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 0.01 मोलर एक्वा सॉल्यूशन एसिटिक एसिड की इतनी है। ठीक है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, मैंने आपको फार्मूला बता ही दिया है, कुछ करना है नहीं आपको, आसानी से आप निकाल करके कैलकुलेट करना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है 390 के आसपास इसका आंसर आता है, जैसा कि मुझे याद आ पा रहा है एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए इसके बाद चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 390 फिलहाल ऑप्शन इसमें कोई नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन आप करना, इसमें जो आएगा 390 के आसपास कोई वैल्यू आएगी, फिर आगे भी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा, हाँ 390 तो यहाँ आया ही हुआ है, दिए ही हुआ है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, अल्फा पूछा है, अल्फा की वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताइएगा, इसका आंसर हमें जरूर दीजिएगा, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पर चले आते हैं, और 33 वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर करेंगे कि आखिरकार ये निकाला कैसे जाएगा। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, और कैलकुलेशन भी होगी हमारी मस्त और जबरदस्त। देखिए चलिए यहाँ पर चल लेते हैं, बोरॉन 33 वाले पर चलते हैं। देखो 33 वाले में आपको करना क्या पड़ेगा वो समझिए। बोरॉन हैज 2 आइसोटोप, एक 5 बोरॉन 10 दे रखा है, दूसरा 5 बोरॉन 11 दे रखा है, दोनों आइसोमर आपके सामने हैं। ठीक, तो आपको फार्मूला पता है, फार्मूला आपको याद है या नहीं याद है, तो चलिए मैं आपको याद दिला देता हूं। यहाँ पर अगर हम फार्मूले की बात करते हैं तो बोरॉन का जो एटॉमिक मास है वो यहाँ पर 10 दिया हुआ है, ये 11 दिया हुआ है। इसके बाद एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज इतना, रेशियो इन दोनों का इतना इतना दे रखा है, तो इसका मतलब है हमें लेना पड़ेगा 10.81 इज इक्वल टू, यहाँ पर 10 ऊपर वाला है 10x मान लेते हैं, प्लस ये हो गया आपका 1100 से मल्टीप्लाई, तो 1100, ठीक है, 1100 माइनस हो जाता है 11x और अपॉन में आ जाएगा आपका 100। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आपका इसकी कैलकुलेशन आएगी, x की वैल्यू जो आपकी आए उसी का आप रेशियो निकाल लीजिएगा, और उसके बाद उसको डिवाइड कर देना दूसरे वाले 100 में से घटा करके। तो अगर मान लो इसकी कैलकुलेशन में कर ही लेता हूँ, चलिए मिटा ले, नीचे जगह बना करके मिटा लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा जी। तो चलिए x इज इक्वल टू हमारा हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 110 81 हो जाएगा, तो ये आपका 10x
10x प्लस 1100, जरा जगह ले लें भाई यार, जगह कम पड़ जा रही है, जगह ले ले, थोड़ी कम पड़ जा रही है। 10x प्लस 1100, 1100 माइनस 11x बराबर ये हो जाएगा 1081। इसमें से घटाओगे तो ये आपका माइनस का है, माइनस का x बचेगा, बचेगा ना, माइनस का x बचेगा और प्लस 1100 बचेगा, अब इज इक्वल टू 1081 बचेगा, और यहाँ पर x उधर ले जाए, इधर ले, ये तो ये आपका बचा 9, 9 बचेगा सीधा सीधा, तो x की वैल्यू हमारी नहीं 9 नहीं 19 बचेगी, 19, x की वैल्यू 19 आ गई, तो 19 का ऑप्शन भी मुझे एक दिखाई दे गया, ये हो गया, और वहाँ 81 बचना ही बचना है, सिंपल सी बात है, वो तो 81 बचना ही बचना है, तो 19 बचे 81, हमारा आंसर बी वाला आ जाए। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ये 19% क्लियर है, इसमें तो कुछ सोचना है ही नहीं। उसके बाद उसको घटाने के लिए 100 में से घटा दो, चलो 100 में से घटा दीजिए 19, तो आपका वैसे 81 आ जा रहा है, तो सॉरी 81 आ जा रहा है, तो फिर आंसर आप बिल्कुल राइट तरीके से लिख सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यह ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन आ जा रहा है नीचे वाला जो है बफर सॉल्यूशन वाला, यहाँ सॉल्व किया हुआ पहले से सॉल्व किया। पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन मेड बाय एचए और एनए, ये आपका एसिड है, ये सॉल्ट है, ठीक। पीएच आपकी 4 दे रखी है, तो इसे कैलकुलेशन आप करेंगे, बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, इसमें बफर सॉल्यूशन के हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन इसमें अप्लाई होगी। कौन सी होगी? हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन अप्लाई होगी। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन आपको बता देते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस, पीएच इज इक्वल टू हो जाता है पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड हो जाता है, सॉल्ट अपॉन एसिड, वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपल सी, आप पीएच 4 दे ही रखी है, पी के यहाँ से निकाल लो 5 आ जाएगा, पी के कितना आ जाएगा 5, यहाँ से कुछ करना नहीं है, माइनस प्लस लॉग सॉल्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये अच्छा निकालना है आपको, सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट की कंसंट्रेशन निकालनी है, और एसिड की कंसंट्रेशन 1 दे रखी, बात ही खत्म हो गई, इसमें से एक बचेगा, घटा दिए, लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन आपकी बची 5 माइनस 1 बराबर ए बनी, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन एंटी लॉग हो गई, एंटी लॉग 1, और एंटी लॉग 1 की वैल्यू कितनी आती है 1/10 यानी 0.1 आ जाएगी, तो सिंपल सी आंसर है कि यहाँ पर आंसर सी आ जाता है। क्लियर हो गई बात? बहुत लेंदी नहीं था, लेकिन हाँ पेचीदा तो बना ही दिया। इन विच केस हाइड्रोजन बॉन्ड विल नॉट बी ऑब्जर्व, किस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड को ऑब्जर्व नहीं किया गया, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो H3O पॉजिटिव में काउंट नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना खत्म कर दी गई है। अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो ये अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो बन गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव भी लगा दिया, अब इस पर ऑलरेडी एक पॉजिटिव आया, हाइड्रोजन बॉन्ड ये कहाँ से बना पाएगा? नहीं बना पाएगा ना। 36 द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइड्रेटेड एल्यूमिना टू एनहाइड्रस, तो मतलब वाटर रिमूव कर दिया गया, तो वाटर को रिमूव करने का मतलब ये हो गया कि हम इस प्रोसेस को कहेंगे तो टेम्परेचर, तो एक्सेस मॉइस्चर रिमूव करना है, तो हीटिंग ऑफ द ओर इन द प्रेजेंस ऑफ द in the absence of temperature, in the absence of air, तभी हमारा कैल्सिनेशन वर्ड आता है, तो यहाँ पर हम लोग कैल्सिनेशन टर्म याद कर लेते हैं। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद एनिलिंग क्या होता है, ये तो आपको पता ही कि भैया एनिलिंग क्या होती है, एनिलिंग कोई बताएगा? अगर हमने द प्रोसेस ऑफ स्लो कूलिंग ऑफ द रेड, एनिलिंग क्या है? प्रोसेस वो है जहां पर हम एकदम से, अगर हमारे पास लोहा है, ठीक है, स्लो कूलिंग कर दें, और एक टेम्परिंग होता है, वो अचानक कूलिंग कर देते हैं। तो जो 37वां क्वेश्चन है, यहाँ पर अचानक अगर आपने किया, अचानक किया तो टेम्पर हो गया, आराम से किया तो एनीलिंग हो गया, तो यहाँ पर जवाब हमारा आ जाता है ये वाला, स्लो। ठीक है, ए ऑप्शन हम यहाँ पर ले लेते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो अभी आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे क्या? कमेंट बॉक्स में देंगे, दोनों को लिस्ट को मैच करना है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको याद है यूपीपीजीटी में 2021 में आया था। बताइए, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अभी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि 38 वाले में थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डायरेक्ट मैच करें, NaNO3, ये है चिली सॉल्ट पेट्रे, चिली सॉल्ट पेट्रे है, ये आपका माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, और ये वॉशिंग सोडा है। हो गया ना मैच, सिंपल। तो ये 38 क्वेश्चन हमारे आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त। चाहते हैं अगर आप इन क्वेश्चंस को करना, और आप ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो रेंज क्वेश्चन की जबरदस्त रखिए एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू।